हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से मैं दिनेश सर आपका डीएल एकेडमी फैमिली में स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक क्लास चली थी पर्यायवाची की और आप पढ़े भी होंगे, अच्छे से समझे भी होंगे। और अगर आपको लिंक मिल चुकी है तो अपने सारे दोस्तों को एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए और जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। आज पर्यायवाची का दूसरा लेक्चर होगा और उम्मीद है कि आपको क्लासेस पसंद भी आ रही होंगी और जिस तरीके से आपका प्यार बना हुआ है उसके लिए मैं सभी का दिल से शुक्रिया करता हूं और आगे की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए, रितिका, विशाल, सोनू, हेड, मधु, शशिकांत, चलिए सारे लोग फटाफट जुड़ते जाइए भाई। और हम लोग क्लास को देखेंगे। देखिए, पर्यायवाची ऐसी चीज है कि लगभग बहुत सारे एग्जाम, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, जीडी, लेखपाल, उसके बाद टेट, पेट, सुपर टेट, सी टेट, बहुत सारे एग्जाम में ये आते, यूपीएसआई, बहुत सारे एग्जाम में। तो मैं इस तरीके से आपको पर्यायवाची सिखाने वाला हूं जिससे कि अगर आप एक बार पढ़ लो, वो शब्द अगर आपके सामने आए तो आपसे वो छूटे ना। मैं अभी एक्सप्लेन से पढ़ा रहा हूं लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा पूरा पढ़ाने के बाद। टॉप 100 जो हमारे पर्यायवाची होंगे उनके पास आपकी प्रैक्टिस सेट उसके बाद लगाएंगे। उससे दो चीज होगी, उससे यह होगा कि अगर आप ऐसे शब्दों को बताना शुरू कर दोगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऑप्शनल जब आएंगे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, चलिए भाई सारे लोग जुड़ते जाइए। तनु, रितिका, नीरज, विपिन, प्रद्युम्न, शशिकांत, गुंजा, चलिए सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक दूसरे को लिंक शेयर भी करते जाइए जिससे कि सभी लोग फटाफट जितना जल्दी हो सके वो लोग आ जाएं। और हमारे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। और आप लोगों का यही प्यार रहा तो अब 8:30 बजे डेली हम आपके साथ होंगे। अब एक एक दिन में हम लोग 10 से 15 पर्यायवाची को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। उससे यह होगा कि आपको जब ऑप्शनल वो आएगा तो आपको 1% कहीं भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाली। ठीक है, आशीष लाल, सोनू सिंह, चलिए सारे लोग फटाफट जुड़ते जाइए भाई। प्रकृति, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, उस दिन में थोड़ा सा यहां से शुरू हमने किया था अग्नि से, लेकिन उसमें अस्त का पर्यायवाची जो था वो हमने आपको बता नहीं पाया था। तो आज अस्त का पर्यायवाची से ही शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, मैंने कहा था कि पिछली क्लास में और अगली क्लास में थोड़ा आपको चेंजेस मिलेगा, परिवर्तन आपको मिलेगा। तो वो हमने एक पेज पर मात्र 3 पर्यायवाची को लिया है जिससे कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, दीपांजलि भी जुड़ी है, अविनाश, अवनीश तिवारी, ब्लॉगर सोनू सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अश्व को समझते हैं। देखो, अश्व का जो पर्यायवाची होता है कुछ तो ऐसे होते हैं जो आप एकदम बहुत अच्छे से बार बार सुने होंगे। नंबर 1, जैसे घोड़ा। ये देखो, अगर घोड़ा आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपको याद कराने की भी आवश्यकता है, ये सारे बच्चे जानते हैं। ठीक है, अब घोड़ा इसमें जो है वो आपको एकदम अच्छे से पता होगा। बाकी को हम कैसे याद करेंगे? देखिए, तुरंग। देखो भाई, घोड़े का कलर अलग अलग होता है। आप सफेद घोड़ा भी देखे होंगे, काला भी देखे होंगे, कुछ लोग कहेंगे कि सर हम नीला भी देखे होंगे। तो घोड़े जो है अलग अलग कलर के होते हैं, इसलिए इनको हम लोग तुरंग के नाम से, कई रंग में, तू अपने रंग में रंग ले भाई, हम अपने रंग में रंग लेते हैं, वो अपने रंग में रंग लेता है। तो तू रंग मतलब कि घोड़े को ही कहा जाता है। मुझे लगता है कि इसको भी याद करने में कोई समस्या नहीं है। देखो, है, जब उसको चलाते हैं घोड़े को, आप देखे होंगे, घोड़े सवारी अगर आप किए होंगे, है बोलते रहते हैं, डंडा पीटते रहते हैं, है बोलते रहते हैं, तो घोड़ा अपने आप क्या करता है? दौड़ता चला जाता है। तो है भी क्या है? घोड़े का ही पर्यायवाची है। बाजी, बिल्कुल, जिसका घोड़ा सबसे तेज दौड़ेगा वही बाजी मारेगा। बाजी वही मारता है, बाजीगर, पिक्चर भी आपने देखा होगा। तो बाजी, जिसका घोड़ा जितना तेज दौड़ेगा तो बाजी तो वही मारेगा। तो बाजी भी इसी का पर्यायवाची है। बछेड़ा, देखो गांव में बछेड़ा एक बहुत चर्चित नाम है। जब बछेड़ा होता है, छोटा बच्चा होता है गाय का, वो बहुत तेज दौड़ता है ना, बहुत तेज दौड़ता है, मतलब बहुत तेज घोड़ा भी दौड़ता है। तो बछेड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इसलिए हम लोग बछेड़े को, या बछेड़ा जो होता है वो घोड़े के पर्यायवाची में या अश्व के पर्यायवाची में चला जाता है। ठीक है, वैसे ही घोटक। देखो भाई, घोड़ा है तो उसका नाक, कान, सारी चीजें क्या रहती हैं? रस्सी से बिल्कुल घुटा हुआ रहता है, इसलिए हम लोग घोड़े को घोटक के भी नाम से जानते हैं। रविसूत, रविसूत मतलब कि जैसे रविसूत बहुत तेज प्रकाश आता है, वैसे ही घोड़ा भी बहुत तेज चलता है। इसके आगे देखो है अर्दा, याद रहेगा अर्दा।
अर्धा क्या होता है भी? अर्धा घोड़े का ही पर्यायवाची है। और अर्धा मतलब जैसे ही आप घोड़े पर बैठते हो, हाय रब्बा आपकी अदा बदल जाती है। मतलब सब चाहता है कि हम घोड़े पर बैठे। ठीक है, यहां स्टूडियो में भी हमारे ऑपरेटर अभिषेक जी मुस्कुरा रहे हैं कि सर बहुत मजा आ रहा है। क्या आपको भी मजा आ रहा है? जैसे ही आप घोड़े पर बैठते हो वैसे ही आपकी अदा बदल जाती है। मतलब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट आता है, वो आप एकदम प्रसन्नता में आते हैं कि आपकी बिल्कुल की बिल्कुल अदा ही बदल जाती है। तो अर्धा क्या आपको याद रहेगा? अर्धा किसका पर्यायवाची है? घोड़े का। सैंधव, देखो भाई सैंधव कैसे याद रखोगे? सैंधव जो होता है भाई, घोड़ा आज का तो है नहीं, ये तो है नहीं कि आज मार्केट में आया है घोड़ा, कल था ही नहीं। घोड़े जो हैं वो बिल्कुल सिंधु सभ्यता से चले आ रहे हैं, है ना, बहुत पहले से चले आ रहे हैं, सिंधु सभ्यता से भी चले आ रहे हैं। तो सैंधव भी किसका पर्यायवाची होगा? घोड़े का। क्या आपको इतना याद हुआ? क्या आपको समझ में आ रहा है? बाकी लोग भी जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। आशीष कुमार श्रीवास्तव, अंकित बहुत बढ़िया, संजय यादव, जितेश, अवनीश तिवारी, पुष्पा सिंह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सारे लोगों का प्यार मिल रहा है, समझ में आ रहा है। अश्व घोड़ा बहुत आसान है, तू रंग ले भाई, तू रंग ले, अपने रंग में रंग ले, बहुत आसान है। जब चलाते हैं ना डंडा पीट के, है ना, बोलते रहते हैं बाजी, जिसका घोड़ा जितना तेज दौड़ेगा वही बाजी मारेगा। बछेड़ा छोटे होने पर वही गाय का बच्चा बहुत तेज घोड़े के जैसा दौड़ता है, इसलिए बछेड़ा भी किसका पर्यायवाची होगा? वो भी होगा अश्व का, घोड़े का। घोटक, उसका नाक कान मुंह हर जगह से घुटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है घोटक भी किसका पर्यायवाची होगा? घोड़े का। रवि सूत बहुत तेज चलता है भाई, तो रवि सूत भी किसका पर्यायवाची है? घोड़े का। अर्धा, अदा बदल जाती है, इसलिए अर्धा भी किसका पर्यायवाची है? अर्धा भी अश्व का ही पर्यायवाची है। उसके बाद सैंधव, देखो भाई सैंधव जो होता है सिंधु सभ्यता से ही चला आ रहा है, इसका मतलब सैंधव भी किसका पर्यायवाची होगा? घोड़े का। उसके बाद हमने उस दिन अग्नि, अमृत, उसके बाद आपको असुर का, अतिथि का, अनाज का बता दिया था, अपमान का भी आपको बता दिया था लेक्चर 1 में। अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं वो हमारे पहले लेक्चर को अगर देखेंगे तो यहां तक चीजें क्लियर होंगी। अप्सरा भी आप पढ़ चुके थे, अभिलाषा भी आप पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे अध्यापक से। ठीक है, चलिए अध्यापक का पर्यायवाची देखते हैं। देखो भाई, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ऑप्शनल क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हैं? आप एक बात का जवाब दो। चलो ठीक है, आज ऑप्शनल हम आपको 200 करा देते, लेकिन 200 में मात्र 200 का ही 200 ही शब्द आप जान पाओगे, लेकिन इसमें एक एक में आप 8-8, 10-10 को कर रहे हो। अगर टॉप 100 इस तरीके से सीख लोगे तो बार बार आपको ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार आप ऐसे पढ़ लो, मुझे लगता है ऑप्शनल कहीं दिख जाए आप तुरंत कर देते हो। एक शब्द मैं बोल रहा हूं, चलो भाई ठीक है, अर्धा, यही नाम मैं ले लिया, अर्धा। बताओ भाई, अर्धा जो है अदा बदल जाती है किस पे बैठने पर? घोड़े पर बैठने पर। क्या आपको याद नहीं रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा मेरे भाई, और सबको याद रहेगा। और इसी तरीके से एक बार वीडियो को सारे लोग लाइक कर दीजिए और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। चलिए बहुत बढ़िया, रघुविंदर, विवेक, नीतीश जी, बिल्कुल नीतीश कुमार पास आउट स्टूडेंट, नीतीश गुड इवनिंग सर। चलिए बहुत बढ़िया, इंडियन आर्मी, गौतम कुमार, विजय शंकर, रितिका, चलिए भाई सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। मौर्य विनर, शशिकांत, चलिए बहुत बढ़िया। आगे हम लोग देखते हैं अध्यापक का। देखो भाई, अध्यापक का जो सबसे फेमस पर्यायवाची है, आचार सबको पता रहता है, आचार, है ना, बचपन में कहता है आचार्य जी आ रहे हैं। आचार्य जी नहीं, आचार्य होता है, लेकिन इतना पता रहता है कि हम लोग आमतौर की बोल भाषा में आचार्य जी कहते रहते हैं, लेकिन आचार्य जो है इतना पता है कि अध्यापक को ही कहते हैं। अब देखो शिक्षक, ये तो बहुत आसान है, शिक्षक तो बहुत आसान है। अब देखो यहां पे ये थोड़ा मिसप्रिंट है, शुरू नहीं होगा, ये गलत है। क्या होगा? गुरु। क्या होगा भाई? गुरु। गुरु भी बहुत आसान है, गुरु भी क्या है? बहुत आसान है, इसको भी सारे लोग जानते हैं। व्याख्याता, देखो भाई जो व्याख्या करता है वही तो शिक्षक है, वही तो अध्यापक है, वही तो आचार्य है, वही तो गुरु है। इसका मतलब व्याख्याता जो चीजों को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है, बताता है विस्तार में, व्याख्याता क्या है? शिक्षक का ही पर्यायवाची होगा। क्लियर? अवबोधक, आप बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, एग्जाम सेंटर में बैठे होंगे, तो आपको वहां टीचर गाइड करता है, वहां का शिक्षक आपको बताता है कि भाई देखो ऐसे भरना है, ऐसे फिलअप करो चीजों को, यहां नाम लिखना है, ये करना है। या फिर आपके नोटिस पर पहले ही ऊपर लिखा रहता है कि आप ऐसे अगर प्रश्न करते हो, गलत करते हो तो इतना नंबर काट लिया जाएगा। मतलब आपको पहले ही क्या कर दिया जाता है? सूचित कर दिया जाता है। तो अवबोधक जो आपको बोध कराता है, जो आपको बोध कराता है, जो आपको जानकारी देता है, वही तो शिक्षक है। तो आचार्य बहुत आसान, शिक्षक बहुत आसान, गुरु बहुत आसान, व्याख्याता, अवबोधक जो बोध कराए,
और अनुदेशक, ये देखो अनुदेशक भी क्या होता है, शिक्षक को ही कहते हैं। तो क्या हमें लगता है कि अध्यापक का भी आप पर्यायवाची बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस सर, बहुत अच्छा आचार्य जी, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का प्यार है, बिल्कुल समझ में आता रहेगा। ठीक है, अंधकार, अंधकार देखो भाई, तम, तम बहुत फेमस है, अगर आप नहीं जानते हो तम मतलब होता है अंधेरा, अधियारा। तम भाई मत जाना रात हो गई है, तम, तम मतलब अंधेरा, याद कर लो। तम, तमीचर बताया गया था आपको, तमीचर राक्षस का पर्यायवाची, तम मतलब अंधेरा, तो तम मतलब क्या हो गया यहां पे, अंधेरा। तम तिमिर, तम से ही क्या बन गया, तिमिर। तम तिमिर जो होता है ये बहुत आसान है, ये किसके पर्यायवाची हैं, अंधकार के। अधियारा, अब अधियारा कौन नहीं जानता, अंधेरा कौन नहीं जानता। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से अधियारा किसका पर्यायवाची है, या अंधेरा किसका पर्यायवाची है, या तम किसका पर्यायवाची है, या फिर आपसे तिमिर किसका पर्यायवाची है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरा स्टूडेंट गलती करने वाला है। इतना तो बहुत आसान है। ध्वांत, बिल्कुल, जब अंधेरा हो जाता है तो ध्वांत धुएं जैसा हो जाता है, दिखाई नहीं देता। क्या आपको अंधेरे में दिखाई देता है? अगर आपको अंधेरे में दिखाई देता है तो यह समझ लीजिए कि आप कुछ विशेष हैं, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये बात जान लीजिए। ध्वांत मतलब धुएं जैसा हो जाता है, जब अंधेरा होता है तो धुएं में भी आपको दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए ध्वांत भी कहते हैं। ध्वांत मतलब अंधेरा, ये आपको इसमें दिखाई नहीं पड़ता, तो ध्वांत भी उसी का पर्यायवाची बन जाता है। बहुत बढ़िया कृष्णकांत मौर्य, यू आर द बेस्ट टीचर इन डीएल एकेडमी। थैंक यू मेरे भाई, ऐसे ही बने रहिए आप लोग और अपना प्यार देते रहिए। तो अंधकार का भी बहुत आसान, तम तिमिर एक साथ जोड़ लो, बहुत आसान। अधियारा, अंधेरा दुनिया जानती है। ध्वांत मतलब धुएं जैसा, तो अंधेरा जब होता है तो आपको दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। असभ्य, देखो भाई, एक होता है सभ्य आदमी, ठीक है, एक होता है असभ्य आदमी। असभ्य वो पगलों को कहा जाता है, आप भी समझते हैं, लेकिन इनके भी पर्यायवाची होते हैं। असभ्य का पर्यायवाची जरा समझिएगा, अभद्र। बिल्कुल भाई, तुम बहुत अभद्र हो, बहुत गंदे हो, ऐसे बोलते हैं लोग ना। अभद्र मतलब कि उसके पास शिष्टाचार की कमी है, उसके पास शिष्टाचार नहीं है, तो उसी को कहते हैं अभद्र। अभद्र किसका पर्यायवाची, असभ्य। असभ्य इंसान ही तो अभद्र होता है। अब कहते हैं बड़ा उजड्ड हुआ, ये भी तो बड़ा आसान है, ये भी तो सुना होगा, उजड्ड, बड़े उजड्ड आदमी हो भाई, तो उजड्ड भी किसका पर्यायवाची बना, असभ्य का ही पर्यायवाची है, बहुत आसान है। अविनीत, देखो किसी बच्चे का नाम रखा जाता है विनीत, क्या रखा जाता है, विनीत। विनीत इसलिए रखा जाता है कि वो सभ्य आदमी बने, संस्कारी आदमी बने, और अच्छा आदमी का नाम रखा जाता है विनीत। लेकिन क्या लग गया पीछे, पहले क्या लग गया, अ लग गया। अविनीत मतलब क्या वो शिष्टाचारी है, विनीत मतलब सरल अच्छा आदमी, अविनीत इसका मतलब क्या है, पक्का उजड्ड है। वो आदमी क्या है, पक्का उजड्ड है भैया। अशिष्ट, देखो होता है शिष्टाचार, ये सभ्य आदमी को बोला जाता है। और लग गया अशिष्ट मतलब क्या होगा, उजड्ड है, दुष्ट है। अशिष्ट मतलब बिल्कुल उजड्ड है मेरे भाई, असभ्य होगा। गवार, देखिए भाई गवार भी किसका पर्यायवाची है, तो आज से आप जान गए कि गवार भी किसका पर्यायवाची रहेगा, असभ्य का ही रहेगा। क्या यहां तक क्लियर है, बताइएगा मेरे भाई, यहां तक क्लियर है या नहीं है। चलिए यहां तक अगर क्लियर है, थोड़ी सी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं आपकी, जरा बताइएगा। चलिए यहां तक बताइए, तीनों में कोई समस्या, तीनों में कोई समस्या हो तो आप बताओ। चलो बहुत बढ़िया। इंडियन आर्मी भी, ब्रिजेश कुमार, अवनीश तिवारी, गरिमा चौबे, अंजलि यादव, रितिका उपाध्याय, सारे लोग क्लियर हैं। चलिए मेरे साथ आप बताने का काम करो कि ये किसका पर्यायवाची है, चलिए बताइए। चलिए मैंने लिखा है बछेड़ा। अगर आपको कहीं बछेड़ा शब्द दिखाई दे तो इसका मतलब यह है, बछेड़ा शब्द दिखाई दे तो आप ये क्या बताओगे किसका पर्यायवाची है। आपका दिमाग तुरंत चलना चाहिए कि जो बछेड़े जैसा दौड़ता है, इसका मतलब वो किसका पर्यायवाची होना चाहिए, घोड़े का होना चाहिए। क्या आपका दिमाग चला या नहीं चला, बताइएगा, थंब लगा के बताइएगा मेरे दोस्तों कि बछेड़ा शब्द जो मैंने दिया, आपसे पूछ लिया किसका पर्यायवाची है, बिना ऑप्शन का बताओ। सारे यूट्यूबर ऑप्शन के साथ पढ़ा रहे हैं, आप बिना ऑप्शन का अगर करेक्ट आंसर देना शुरू कर दिए तो मैं ये एक बात का वादा करता हूं, आपसे उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी का एक भी पर्यायवाची आपसे गलत नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे लोग तुरंग, घोड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
बहुत अच्छी जवाब सारे लोग आ रहे हैं। विपिन मिश्रा, विशाल यादव, हम भी है मास्टर साहब। चलिए आज विशाल जी भी जुड़े हैं, पढ़ाए हुए स्टूडेंट, इस समय गवर्नमेंट सेक्टर में है, आज जुड़े हैं मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजा कुमारी, चलिए बहुत बढ़िया। बछड़ा, अब अगर हम आपसे पूछ लें कि भाई चलो ठीक है, गवार, एक मैंने शब्द लिख दिया, बताओ निम्न में से गवार किसका पर्यायवाची है? क्या आप कभी इसको आम का पर्यायवाची बता देंगे, घोड़े का पर्यायवाची बता देंगे? भाई किसका बताएंगे? गवार है। गवार आदमी मतलब सभ्य आदमी होगा या असभ्य होगा? क्या आप सही ऑप्शन तक जाएंगे, नहीं जाएंगे, बताइएगा। गवार हमारा जो है वो असभ्य आदमी का ही पर्यायवाची बनेगा। अगर आपको कहीं लिख दिया अवबोधक, क्या लिख दिया? अवबोधक, पूछ लिया कि अवबोधक निम्न में से किसका पर्यायवाची है? आप जानते हो अवबोधक जो हमारा बोध कराता है, जो हमें ज्ञान की प्राप्ति जो सिखाता है, वो कौन होता है? शिक्षक होता है, अध्यापक होता है, आचार्य होता है। तो मुझे नहीं लगता कि यहां भी आप गलत करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों का कमेंट एकदम दिल जीत ले रहा है, जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई चलो ठीक है, विनीत नहीं, आपसे पूछ लिया जाए अविनीत, भाई विनीत का मतलब होता है अच्छा आदमी, सभ्य आदमी। अविनीत आदमी है मतलब पक्का वो असभ्य आदमी है, पक्का वो गवार है, पक्का वो उजड्डा आदमी है, अविनीत। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही है? बताइएगा। बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछ लिया जाए तम तिमिर के बारे में, तम तिमिर अगर कहीं दिखाई देगा तो भैया तम मत जइयो, तम अंधेरा हो रहा है, तम तिमिर बहुत आसान है, एक साथ जोड़ लीजिएगा, कभी गलत करने वाले आपको नहीं। सुनते जाओ शब्दों को और अपने दिमाग में देखो कि क्या सही में डीएल एकेडमी से जो पर्यायवाची मिल रही है, सर जो पढ़ा रहे हैं, क्या हमारे दिमाग तक चल रहा है, नहीं चल रहा। आपसे पूछते हैं, अगर कहीं पर लिखा हुआ है ध्वांत, अगर कहीं पे ध्वांत लिखा हुआ है, ध्वांत मतलब यह है कि धुएं जैसा अंधेरा होने वाला है, तम होने वाला है, तिमिर होने वाला है, अंधेरा होने वाला है, धुएं जैसा होगा, दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ध्वांत भी किसका पर्यायवाची बन जाएगा मेरे दोस्तों? अंधेरा, अंधकार का। क्या आपको यहां तक समझ में आ रहा है? बताइएगा, बताते रहिएगा, लगातार बताते रहिएगा और लगातार जुड़े रहिएगा। अगर यहां से हम आपसे पूछ लें कि भाई चलो ठीक है, अनुदेशक क्या होता है? अनुदेशक जो दिशा निर्देश देता है ना भाई, उसी को अनुदेशक कहते हैं। अनुदेशक भी किसका पर्यायवाची होगा? शिक्षक का होगा। तो क्या यहां तक आप क्लियर हैं? यहां तक आप क्लियर हैं? इन सारे शब्दों में क्लियर होंगे क्योंकि आप उन शब्दों का अर्थ और उनका तरीका मालूम कर लिए हैं। तो यहां तक आपको क्लियर होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए आगे देखते हैं। चलो भाई यहां से देखो, चीजें क्या है, मुझे याद होनी बहुत जरूरी है, शब्दों को देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सारे लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए अशुद्ध को देखते हैं। अशुद्ध आप जानते हैं कि जो दूषित हो, है ना? दूषित बहुत आसान है, कौन नहीं जानता। अगर कहीं पर आपसे कोई कह दे दूषित जल, तो क्या वो स्वच्छ जल है? नहीं। दूषित मतलब क्या है? गंदा है। हम अशुद्ध ही तो पढ़ रहे हैं, अशुद्ध का ही तो पर्यायवाची पढ़ रहे हैं। शुद्ध मतलब होता है प्योर, मतलब उसमें किसी चीज की मिलावट नहीं है। लेकिन अशुद्ध की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर वह स्वच्छ नहीं है, वह गंदा होगा। तो दूषित बहुत आसान होगा और गंदा तो बिल्कुल हम लोग कई बार जानते हैं। अब होता है एक बात पवित्र, है ना? पवित्र मतलब स्वच्छ होता है, लेकिन अगर अपवित्र लिख दें तो मेरे भाई कौन नहीं जानेगा कि अपवित्र किसका पर्यायवाची होगा? पवित्र होता तो शुद्ध होता, अपवित्र है अशुद्ध होगा। क्लियर हुई नहीं बात? नापाक कैसे याद रखोगे? जैसे देखो, नापाक मतलब पाक, पाक मतलब होता है साफ सुथरा, है ना? जैसे पाकिस्तान का नाम पड़ा, पाकिस्तान तो साफ सुथरा देश, भले जो भी है जैसे भी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन नापाक, भाई नापाक मतलब क्या? साफ सुथरा। पाक मतलब होता है साफ सुथरा, नापाक मतलब साफ सुथरा नहीं है, गंदा है, दूषित है, अशुद्ध है। तो क्या इसमें से कोई ऐसा शब्द है जो एग्जाम में आए और आपसे बायल चला जाए या आपको छोड़ के अकेला कर दे? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप जानते हो अशुद्ध मतलब मिलावटी, तो दूषित भी वही बात है, गंदा भी वही बात है, पवित्र मतलब शुद्ध, अपवित्र मतलब गंदा, नापाक है तो पाक मतलब होता है साफ सुथरा। हम पाक हैं, हम साफ सुथरा हैं, लेकिन नापाक की बात आएगी तो वो गंदा और दूषित को ही संबंधित करेगा। क्या यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया मेरे भाई। अपराधी, देखो भाई, अपराधी मतलब कोई जुर्म किया है तभी तो अपराधी है, कोई जुर्म किया है तभी वह अपराधी बना है। अपराधी का भी पर्यायवाची आज देख लेना, मुजरिम। कहते हैं ना,
जब आप पिक्चर देखते हैं तो मुजरिम शब्द आप जरूर सुनते होंगे, ठीक है। अब आप केवल वेब सीरीज देख रहे हैं तो अलग बात है, उसमें हो सकता है न सुने हो। पुराने पिक्चरों में मुजरिम शब्द बहुत बार बोला जाता था। मुजरिम मतलब यह होता था कि भैया वो दोषी है, अपराधी है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मुजरिम। क्लियर। दोषी तो बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता कि दोषी कोई ऐसा आदमी हो जो सुना न हो। दोषी, मुजरिम, अपराधी का ही पर्यायवाची है। कसूरवार, भाई जिसने कसूर किया हो, जिसने कोई गुनाह किया हो, वही तो कसूरवार होगा, वही क्या होगा, अपराधी होगा। बिल्कुल। सदोष, दोष, सदोष, दोष के साथ। भाई अपराधी है तो दोष के साथ ही होगा ना, दोष होगा उसमें तभी तो। सदोष है ना, एक होता है निर्दोष। निर्दोष मतलब जो मुजरिम नहीं है, लेकिन सदोष जिसको दोष के साथ बताया जा रहा है, उसकी गलतियों के साथ पकड़ा गया, सबूत के साथ पकड़ा गया, वो है सदोष। क्लियर हुआ। तो क्या आप अपराधी का पर्यायवाची कहीं आए, मुजरिम कौन नहीं कर पाएगा मेरे भाई, दोषी बहुत आसान। कसूरवार, बिल्कुल जिसने कसूर किया है वही तो कसूरवार है और वही क्या है, अपराधी है। सदोष मतलब दोष के साथ, जो दोष के साथ पकड़ा जा रहा है, सदोष, ये भी किसका पर्यायवाची होगा, अपराधी का होगा। अगला देखिएगा अमूल्य। चलिए भाई अमूल्य को देखते हैं। बहुत बढ़िया, रविचंद्र प्रजापति प्रणाम गुरुजी, अभी जुड़े हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आशीष लाल बहुत बढ़िया, इंडियन आर्मी कमांडो, जय हो सर जी, जय हो आप लोगों की। मेरे तरफ से एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस की इस बार आपके हाथ से नौकरी नहीं जानी चाहिए। आप इतना जोर लगा दो, आप इतनी मेहनत करो हमारे साथ और अपने से भी मेहनत करते रहो कि इस बार वर्दी चढ़नी चाहिए किसी भी कीमत पर। अमूल्य, अमूल्य जिसका कोई मूल्य ही ना हो, बात समझ रहे हैं, मतलब कि वो बेशकीमती चीज, वो मूल्यवान वस्तु जिसका मूल्य ही निर्धारण ना हो, है ना। जैसे आप हमसे कहें कि आकाश का मूल्य क्या है, भाई उसका मूल्य हम क्या लगाएं, तो वह क्या है, वह बिल्कुल अमूल्य है, जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता। तो अमूल्य का मतलब अनमोल है। कहते हैं ना कि अनमोल रत्न, मतलब वो रत्न आसानी से नहीं मिल सकते, उनका मोल नहीं है, उनका भाव नहीं है, अनमोल है। बहुमूल्य, इसका मतलब बहुत कीमती चीज है, तभी वह बहुमूल्य मानी जाएगी। मूल्यवान, बिल्कुल मूल्यवान, बहुत कीमती चीज है, इसलिए उसको मूल्यवान भी कहेंगे। बेशकीमती, आजकल बहुत चर्चित रहता है बेशकीमती, बोलने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए लोग बार बार इसको बोलने का प्रयास भी करते हैं। बेशकीमती मतलब कि उसकी कीमत तक आप अदा नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अमूल्य का पर्यायवाची आपको बहुत अच्छे से याद रहने वाले हैं। अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है, बहुमूल्य, बहुत कीमती चीज, मूल्यवान, बेशकीमती, ये सारे शब्द खुद अपने आप में बताना चाहता है कि यह बिल्कुल अमूल्य है, ये बिल्कुल बेशकीमती चीजें हैं। ये कोई भी ऐसा इसमें नाम आप देख लो जो कि बिल्कुल अमूल्य को परिभाषित करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। अनमोल, बहुमूल्य, मूल्यवान, बेशकीमती, ये सारे शब्द ही इतने हैवी समझ में आ रहे हैं, इतने भारी समझ में आ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मानो बहुत कीमती चीज है। क्या याद रहेगा, क्या याद रहेगा आपको? चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और बताइए। चलिए भाई बहुत बढ़िया। चलिए अगर हम कहीं लिख दें कि भैया अपवित्र है, क्या लिख दिया मैंने, अपवित्र। आप जानते हो कि पवित्र मतलब साफ सुथरा शुद्ध। अपवित्र अगर आपको मिल गया तो क्या आप इसको अमृत का पर्यायवाची लगाओगे? क्या आप घोड़े का पर्यायवाची लगाओगे? क्या आप अभिलाषा की पर्यायवाची लगाओगे? या फिर इसको अशुद्ध का पर्यायवाची लगाओगे? मेरे भाई अपवित्र है, जो पवित्र नहीं है वही तो अशुद्ध है। अगर हम आपसे पूछ लें कि भाई बेशकीमती लिखा हुआ कहीं पे, बेशकीमती अगर कहीं पे लिखा हुआ है, क्या कोई लड़का अब गलती कर सकता है? बताओ भाई, क्या गलती करेगा कोई? बिल्कुल नहीं करेगा। बेशकीमती चीज है मतलब बहुत मूल्यवान चीज है। अगर इसी कड़ी में, बहुत बढ़िया जवाब भी आपका बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे लोग एकदम बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, मैं बहुत खुश भी हूं इस बात को लेके। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि भाई नापाक बताओ किसका पर्यायवाची है, भाई मैंने कहा पाक का मतलब होता है साफ सुथरा, नापाक कह रहा है, इसका मतलब यह भी क्या होगा, अपवित्र होगा, अशुद्ध ही होगा। क्लियर है? अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई सदोष,
है ना। चलिए, अगर आपसे कोई पूछ देता, आप कहीं मत देखिए, जहां मैं लिख रहा हूं वहीं पर आप देखो, वहीं पर आप देखो, आप इसमें से देखने का प्रयास नहीं करो, आप अपना दिमाग चलाओ। सदोस्त, जो दोस्त के साथ है, इसका मतलब ये क्या है, कसूरवार है, यही क्या है, मुजरिम है, यही क्या है, अपराधी है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो बताइएगा, दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे लोगों का कमेंट एकदम फटाफट आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आप चीजों को बहुत अच्छे से अपने दिमाग को चला रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपसे कह दे भैया अनमोल, क्या कह दे, अनमोल है, अनमोल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या यह मछली का पर्यायवाची है, क्या आपसे कह दिया जाए कि नहीं ये अशुद्ध का पर्यायवाची है, लेकिन अगर आपसे कहता है कि नहीं भैया ये बेशकीमती चीज है, अगर ये अमूल्य का पर्यायवाची होगा कि नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप गलत करने वाले हो। अनमोल किसका पर्यायवाची है भाई, जिसका मूल्य नहीं है उसी को तो हम अनमोल के नाम से जान रहे हैं। बताइएगा यहां तक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे लोगों का जवाब ऐसा आ रहा है मानो कि आपके दिमाग में बिल्कुल चल रही वो चीजें। बिरबल भारती, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, सारे लोग का कमेंट बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आपसे सीधा सीधा यही पूछ दिया जाए कि भैया दूषित किसका पर्यायवाची है ना, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दूषित किसका पर्यायवाची है, बताओ कौन नहीं बताएगा भाई, दूषित जो है वो अशुद्ध का ही तो पर्यायवाची है। तो मुझे लगता है कि इन तीन में अगर आपसे बेशकीमती, मूल्यवान, बहुमूल्य, अनमोल कहा जाए तो ये खुद इतने भारी शब्द हैं जो किसको परिभाषित करेंगे, अमूल्य को, अमूल्य का ही पर्यायवाची होगा। अगर आपसे मुजरिम, दोषी, कसूरवार, दोस्त के साथ कहा जाए तो आप गलत नहीं कर पाओगे, ये दिमाग में आपके चलेगा कि नहीं ये तो अपराधी का ही पर्यायवाची है। अगर आपसे दूषित, गंदा, अपवित्र और नापाक की बात करेगा तब भी आप समझ जाओगे कि नहीं सर ये अशुद्ध का ही पर्यायवाची है। बताओ एक बार थंब लगा के, यहां तक चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, बताइएगा मेरे दोस्त। एक बार थंब लगा के अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्लियर हैं या नहीं है। 6 पर्यायवाची, 7 पर्यायवाची आज कराया गया, साथ में बहुत ऐसे शब्द आए कि आपको वो चीज पता होना चाहिए। यहीं पे कह दें कि बाजी किसका पर्यायवाची है, मार गए भाई बाजी, मेरा घोड़ा बहुत तेज दौड़ गया, बाजी किसका पर्यायवाची हो जाएगा, मेरे दोस्त घोड़े का पर्यायवाची हो जाएगा। बहुत बढ़िया। शशिकांत, सुलेखा, यस सर। हर्ष कुमार, आवाज बड़ा क्लियर है सर। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। प्रदीप तिवारी क्लियर, विपिन मिश्रा, शशिकांत क्लियर है सर। रितिका उपाध्याय, जितेश यादव, इंडियन आर्मी, रितिका। चलिए, आशीष श्रीवास्तव, मुझे समझ में आ गया कि मेरे सारे बच्चों को ये बात उनको अच्छे से उनके दिमाग में घर कर गई है और हमें नहीं लगता कि आप जल्दी भूलने वाले हो। अगर ऑप्शनल कराते ऐसे ही, आज करोगे कल भूलोगे, परसों फिर वो शब्द आएंगे, क्या करोगे, कहां जाओगे। रोज कौन कराएगा मेरे भाई, एक बार पूरा अच्छे से समझ लो, प्रैक्टिस सेट लगा देंगे पूरा, ऑप्शनल का भी, वो भी तुम्हारी चीजें क्लियर करा देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। चलो भाई अगला चलते हैं। देखो, अंधा, अंधा मतलब जिसके पास आंख नहीं है ना, उसी आदमी को क्या बोलते हैं, अंधा। अंधा का जो सबसे आसान पर्यायवाची है उसको पहले समझ लेते हैं कि नेत्रहीन। क्या है, नेत्रहीन। नेत्र मतलब होता है आंख, हीन मतलब जिसके पास वो नहीं है, हीन है, उसके बिना। तो नेत्र के बिना, अगर नेत्र के बिना कोई है, नेत्रहीन लिख रहा है, नेत्र के बिना, तो वो तो भाई अंधा ही होगा। जिसके पास नेत्र नहीं है, नेत्र से क्या है, हीन है, उसका मतलब क्या होगा, किसका पर्यायवाची बनेगा, अंधा का। बहुत आसान है। सूरदास जी भी क्या थे, अंधे थे, इसलिए सूरदास सीधा सीधा उनका नाम लिख दिया जाता है, तो ये किसके पर्यायवाची बन जाते हैं, अंधा के। ये भी बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो अंध, अंधा, अंध से ही बना अंधा, तो अंध अगर आप जानते हो तो अंधा जानते हो, अंधा जानते हो तो अंध भी आज सुन लो कि अंध से ही बना है क्या, अंधा। इसका मतलब अंध भी किसका पर्यायवाची है, अंध का ही, या अंधा या नेत्रहीन का ही पर्यायवाची है। यहां तक क्लियर है। चक्षु विहीन, देखो भाई बहुत सुना होगा, अब इसको कुछ लोग बोलते हैं चक्षु, लेकिन इसको बोला जाता है चक्षु, क्योंकि जो छ होता है ये संयुक्त व्यंजन होता है और ये क धन क्या, खटकोड़ वाले स से मिलकर के बना होता है, इसलिए इसको केवल छ नहीं पढ़ते, इसको आधा क और श दोनों पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ेंगे चक्षु, चक्षु। क्या यहां तक क्लियर है, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। अंकित चौरसिया, सर लेटरल एंट्री में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। भाई अभी तो हम वनडे एग्जाम की क्लास ले रहे हैं अंकित जी, उसकी क्लास जब आएगी तो उसमें आपको बताएंगे। ठीक है,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब चक्षु विहीन, विहीन मतलब जो उस चीज से विहीन है, वो चीज उसके पास नहीं है, विहीन है, हीन है, हीन लगा नेत्र के साथ, हीन है। आ रही आवाज? अब आ रही है? मेरे सभी साथी एक बार बता दें, आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही आवाज? अब बताइएगा जरा, बताइए भाई। जी बिल्कुल क्लियर है। चलिए, आवाज नहीं आ रही थी, चलिए कोई बात नहीं है, आ गई अब। बोली जी, बिल्कुल बोलत नहीं हो, विशाल पासवान, बोली जी। चलिए बहुत बढ़िया, आ रही है अब, चलिए बहुत बढ़िया, आ रही है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं बात कर रहा था आरंभ की, चलिए फिर से शुरू कर देते हैं। आरंभ का पर्यायवाची क्या होता है? आरंभ मतलब होता है एक तरीके से शुरुआत। तो देखो भाई, शुरुआत जो है ये तो बहुत आसान है, प्रारंभ भी बहुत आसान है। किसका पर्यायवाची है? आरंभ का। आरंभ मतलब शुरू करना होता है, तो आरंभ का दो पर्यायवाची यहां पे जो मैंने दिखाया है ये बहुत आसान है, ये सारे लोग जानते होंगे, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक शुरुआत, एक प्रारंभ शब्द अगर आए तो भैया ये तो एकदम आसान है, ये आरंभ का ही पर्यायवाची है। बाकी को कैसे आप याद रखोगे? देखो, श्री गणेश, श्री गणेश किसका पर्यायवाची होगा? तो जब आप किसी कार्य को करने जाते हैं तो कहते हैं भैया थोड़ा श्री गणेश कर लिया जाए, थोड़ा श्री गणेश कर लें उसके बाद। तो श्री गणेश जो है वो किसका पर्यायवाची होगा? आप बात बात में कहते हैं, जैसे आप कोई पूजा पाठ करते हैं या किसी काम की शुरुआत करते हैं तो कहते हैं श्री गणेश कर लीजिए, इसका मतलब आरंभ ही तो होता है, शुरुआत ही तो होता है। सूत्रपात, अब देखो बच्चा, अगर आप कहीं भी कोई भी चीज सॉल्व करते हो, कोई भी चीज हल करते हो, तो सबसे पहले अगर आपको सवाल को डायरेक्ट बता दिया जाए, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अब आपको कहा जाए कि भाई आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपको पहले सूत्र से अवगत कराया जाता है, उस सूत्र को बताया जाता है, उस फार्मूले को बताया जाता है, फिर आपको कहा जाता है कि अब आगे की चीज आप पढ़ो। तो सूत्रपात, सबसे पहले सूत्र को बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सूत्रपात भी किसका पर्यायवाची बन जाता है? आरंभ का। शुरुआत और प्रारंभ तो बहुत आसान है, इसमें कोई समस्या नहीं है। उपक्रम, क्रम का मतलब होता है सीरियल से, एक दूसरे के बाद क्रम होता है। उपक्रम मतलब ऊपर से, है ना? उपक्रम मतलब कि ऊपर से नीचे आ रहे हो आप, इसका मतलब यह है कि उपक्रम भी किसका पर्यायवाची बन जाएगा? उपक्रम भी किसका? आरंभ का, है ना? तो देखो, उपक्रम, क्रम मतलब होता है सीरियल वाइज, उपक्रम मतलब अगर ऊपर से आप क्रम वाइज आ रहे हो तो ये भी किसका पर्यायवाची बनेगा? आरंभ का। आरंभ में दो पर्यायवाची बहुत आसान, एक शुरुआत, एक प्रारंभ, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। श्री गणेश, सब लोग बोलता है भाई श्री गणेश कर लो, श्री गणेश कर लो, तो आज से आपको यह याद रखना पड़ेगा कि गणेश नहीं, श्री गणेश किसका पर्यायवाची है? आरंभ का। सूत्रपात, जाहिर सी बात है, हम किसी भी चीज को सॉल्व करेंगे तो पहले सूत्र को ध्यान में रखेंगे, फिर हम किसी भी चीज को हल करेंगे, तो सूत्रपात भी किसका पर्यायवाची बन जाता है? आरंभ का। उपक्रम, हम क्रम वाइज अगर चल रहे हैं, ऊपर से लगातार क्रम में आ रहे हैं, इसका मतलब वो भी किसका पर्यायवाची है? आरंभ का है। यहां तक आप क्लियर होंगे? आदि,
आइए अगले पर आदि। आदि देखिए क्या होता है, आदि मतलब होता है, ये भी शुरुआती होता है ना, पहला। क्या होता है, पहला। आदि मतलब अगर हम पर्यायवाची ही पढ़ते हैं तो हर जगह क्या लगाते हैं, लास्ट में आप देखे होंगे हर जगह लगा दिया जाता है आदि। तो इसका मतलब ये नहीं कि अंत हो गया, अभी यहां से शुरू करना है। तो कुछ चीजें खत्म करने के बाद हम प्रयोग करते हैं आदि को, वहां से भी अभी बहुत सारी चीजें बची हैं, तो ये भी एक तरीके से क्या हो जाता है, अभी वो क्या है, पहला है, वही क्या है, प्रथम है, वही क्या है, आरंभिक है, और आदि से ही बन गया है क्या, आदि। क्या ये भी याद रहेगा? आदि का पर्यायवाची बहुत आसान, पहला, प्रथम, आरंभिक, ये तीन बहुत आसान, और आदि से ही बन गया क्या, आदि। तो ये तीन जो आपको शब्द मिले, 4 4 4 8 8 4 12, 12 पर्यायवाची जो आपके यहां से मिले, तो यहां से आप ये बताइएगा कि आपको प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, बताइएगा मेरे भाई कि यहां से आप क्लियर हैं या नहीं है। चलिए मैं आपसे ही पूछना शुरू करता हूं। चलिए हम यहां से आपसे पूछना चाहते हैं कि भैया पहला किसका पर्यायवाची है? पहला तो कहेंगे पहला और प्रथम सर, ये तो किसका पर्यायवाची है, दिमाग में चलना चाहिए, ये तो आदि का ही पर्यायवाची होगा। बोलो भाई, पहला और प्रथम ये तो आदि का ही पर्यायवाची होगा। अगर हम आपसे कह दें चक्षु, तो चक्षु मतलब होता है आंख, लेकिन अगर आपसे कहीं ये शब्द मिल जाए, रास्ते में मुलाकात हो जाए, चक्षु विहीन, आंख से जो विहीन है, आप बताइएगा कि चक्षु विहीन, जो आंख से विहीन है, आंख जिसके पास नहीं है, आप उसको क्या कहोगे? उसी को तो आप सूरदास कहोगे, उसी को तो आप अंधा कहोगे। लेकिन अगर अंध ही लिख के आ जाए तो ये किसका पर्यायवाची होगा मेरे भाई? अंध किसका पर्यायवाची होगा? अंध से ही बना अंधा, इसका मतलब अंध भी आपको एकदम बेहतरीन क्लियर होना चाहिए। अब देखो अगर कहीं आ जाता है आदिय, क्या आ गया? आदिय। आप जानते हो कि आदि से ही बन गया आदिय, तो निश्चित तौर पर आदिय किसका पर्यायवाची होगा? आदिय पर्यायवाची होगा भाई मेरे भाई, किसका? यहां से आप देख लो, आदि का ही होगा, ये भी आप क्लियर होंगे। चलिए थोड़ा सा कमेंट भी देखना है, इधर भी देखना है, अगर किसी का नहीं पढ़ पाए तो आप अपना जवाब देते रहिए, क्योंकि आपका दिमाग एक जगह बना रहना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम आपसे कह दें कि भाई कहीं पे लिखा हुआ है श्री गणेश, और हम आपसे कहें कि इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा, अश्व का पर्यायवाची है, या फिर यह मछली का पर्यायवाची है, या फिर यह पूछ लिया जाए कि ये पार्वती का पर्यायवाची है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि ये आरंभ का पर्यायवाची है, बताओ किसका पर्यायवाची है मेरे भाई? क्या गलत करोगे आप? क्या गलत करोगे? नहीं। अगर आपसे कहीं पर लिख दिया जाए, आप इस पर मत जाओ, हम जहां पर लिख रहे हैं पूरा फोकस वहीं पे करना। अगर हम लिख दें यहीं पर कि सूत्रपात, क्या आपको सूत्र न पता हो तो आप आरंभ कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो ये शुरुआत का पर्यायवाची होगा या आरंभ का पर्यायवाची होगा? मुझे लगता है कि आप एकदम क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अगर यहां से हम और चीजें पूछ लें कि भाई चलो बता दो नेत्रहीन, जो नेत्र से ही हीन हो गया हो, बता देना मेरे भाई कि किसका पर्यायवाची होगा? किसका पर्यायवाची होगा? नेत्रहीन, जिसके पास नेत्र ही नहीं है। मुझे लगता है इसमें से कोई शब्द मैं बोलूं आपके दिमाग में तुरंत चलेगा, और जिस दिन ऑप्शनल पर हम आएंगे प्रैक्टिस कराने, उस दिन तो आप एकदम एक नजर में आप पकड़ लोगे कि नहीं इसी का पर्यायवाची सर होता है, क्योंकि इसका मैंने मतलब अपने तरीके से निकाला है और मैंने सीखा भी है। तो मेरे सभी साथियों, एक बार वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक कर दें और शेयर कर दें। इतनी आपसे केवल गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए इसके बाद हम लोग अगली पर्यायवाची पर आते हैं, आकाश पर। चलिए भाई देखिए, आकाश का जो कुछ पर्यायवाची हैं वो इतने चर्चित हैं कि हाउ जो आंगनबाड़ी वाला भी है वो भी बता सकता है कि हाँ ये किसका पर्यायवाची है। आप तो मेरे साथ पढ़ रहे हो, आप तो और अच्छे से चीजों को जानते हो। चलो देखते हैं, बहुत बढ़िया। तो यहां से देखते हैं आकाश का पर्यायवाची कि आकाश का क्या क्या पर्यायवाची होता है। सबसे आसान देखो क्या है, नभ गगन अंबर आसमान। ये तो कौन बच्चा नहीं जानता, आप मुझे इतना बता दो। क्या आपको इसको भी याद कराने की आवश्यकता है? नभ गगन अंबर आसमान एकदम जब आप चिरकुटिया वाले क्लास में पढ़ रहे थे तभी से रटा रटाया हुआ है ना? तभी से रटा रटाया हुआ है। आप एकदम छोटे से थे तब से इसको पढ़ते आ रहे हैं। नभ गगन अंबर आसमान, किसको याद नहीं है ये बात? ये सबको पता है।
तो आगे किसको किसको याद रखना है। अब देखो अंतरिक्ष, देखते हैं ना, कोनो जहाज अगर उड़ती हुई आ रही है ना, नजर तुरंत जाती ऊपर, अरे हवाई जहाज जा रही है अंतरिक्ष से। तो अंतरिक्ष मतलब कहां से जा रही है, आसमान में ही तो जा रही है, आकाश में ही तो जा रही है। तो अंतरिक्ष मुझे नहीं लगता कि आज के बाद अगर कहीं आए कि अंतरिक्ष निम्न में से किसका पर्यायवाची है, तो आप जरूर आंसर लगाइएगा कि यह आकाश का पर्यायवाची है या आसमान का पर्यायवाची है। क्लियर हुआ। व्योम, व्योम देखो, जब हम लोग व्योम बोलते हैं, व्योम व्योम, है ना, ऐसा लगता है कि पूरा गूंज रहा है ना। इसको कभी मन से बोलना, अब ऐसा नहीं कि आंख बंद हो लेकिन एकदम कौवे जैसा व्योम 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 ऐसे नहीं बोलना है। व्योम उच्चारण करिए इसका, देखिए कितना आनंद आता है। तो मेरे साथ जहां बैठे हैं वहीं से उच्चारण करिए, व्योम। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि यही आसमान, यही आसपास से चीजें लौट लौट के फिर आ रही हैं। तो व्योम, व्योम भी किसका पर्यायवाची है, अगर दिख जाए तो गलत नहीं होना चाहिए कि सर ने बताया था, थोड़ा सुर मिला लेना, याद आ जाएगा कि किसका पर्यायवाची है, आकाश का। क्लियर है। अब देखो भाई शून्य, शून्य इसलिए पर्यायवाची इसको बोला जाता है क्योंकि शून्य जब हम आसमान की तरफ देखते हैं और अपने आप को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम उसके आगे लगभग जीरो हैं, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसका जो आकार है, उसका जो दूरी है, उसकी जो एरिया है, उसके आगे अपने आप को देखते हैं तो उसके सामने क्या है, शून्य है। तो क्या आपको याद रहेगा, शून्य शून्य शून्य, याद हो जाएगा। 2-3 बार मेरे साथ बोल लो, शून्य किसका पर्यायवाची है, आकाश का, क्योंकि आकाश के सामने आपकी और हमारी अहमियत बिल्कुल शून्य के बराबर है। तारामंडल, बिल्कुल आसमान में ही, आकाश में ही तो तारा पाया जाता है। तो तारामंडल जो ताराओं का समूह है, जो तारे हैं उनके जो मंडल हैं, इनका जो समूह है वो कहां पाए जाते हैं, आकाश में ही पाए जाते हैं। केवल कभी कभी लिखा होता है ख, क्या लिखा होता है, ख, क, ख, ख केवल अगर लिखा हुआ ना मेरे भाई तो समझ जाना कि किसका पर्यायवाची है, आकाश का। क्या आपको याद रहेगा, मात्र ख लिखा हुआ है, मात्र ख लिखा हुआ है, क्या आपको याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। आसमान का, आकाश का, नभ का, अंबर का, व्योम का, अंतरिक्ष का, ये पर्यायवाची होगा कौन, ख, मात्र ख। बिल्कुल, बहुत बढ़िया राइडर जी, सुपर डुपर फैंटास्टिक क्लास, बहुत बहुत शुक्रिया। रितिका उपाध्याय क्लियर है, गुंजा कुमारी यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो ख भी एक पर्यायवाची है, मात्र ख, जो आकाश का, आसमान का पर्यायवाची बन जाता है। चलिए भाई आंख का देखें, अभी हम वहां पे चक्षु पढ़ा रहे थे, चक्षु विहीन, चक्षु मतलब आंख, विहीन मतलब जिसके पास आंखें नहीं है उसी को कहते हैं चक्षु विहीन। और चक्षु विहीन कौन होता है, सूरदास या फिर अंधे को कहा जाता है। अब देखो आंख में कौन कौन से फेमस है, जरा आप देखिएगा। नेत्र, अब कौन नहीं जानता है नेत्र, नेत्र तो सब लोग जानते हैं, नेत्र सारे लोग जानते हैं। नयन, नयन, नयन भी सब लोग जानते हैं, बहुत सारे गाना आप सुने होंगे, बहुत सारे गीत आप सुने होंगे। नैना, नैना भी किसका है, नैना से नैना लड़ गईले, है ना। तो नयन, नयन से नीर निकल रही है। तो नयन भी ऐसा है जो आपको एकदम क्लियर है। दिव क्या है सोनू सिंह, दिव ये गलत है भाई, दिव ऐसा आकाश का कोई पर्यायवाची नहीं, वो मिसप्रिंट है, इसीलिए मैं उस पर बात नहीं किया, ठीक है। काजल यादव जी बहुत बढ़िया। नेत्र मतलब नैन को ही कहा जाता है, आंख को ही कहा जाता है, नयन भी बहुत फेमस है। लोचन, भाई लोचा तभी करोगे ना जब आंख रहेगी। अब अंधा हो, सूरदास हो, तुम किससे लोचा करोगे मेरे भाई। तो लोचा कब होता है, ये आंखें भी बड़ी लोचा कराती हैं, है ना। कभी कभी जब लड़ जाती हैं सही सही जगह और वहां से रिस्पांस नहीं आती है तो वहां क्या हो जाता है, फिर लोचा ही लोचा है। और कमाल किसका रहता है, आंख का रहता है। तो लोचन याद रख लेना, लोचन किसका पर्यायवाची है, लोचा कराता है कौन, आंख कराता है। लोचा भी कराएगा और विलोचन मतलब कुटवाएगा भी। विलोचन, लोचन और विलोचन दोनों को याद कर लेना कि यह लोचा कराने वाले शब्द हैं और लोचा कौन कराता है, आंख कराता है। समझ में आई बात। दृष्टि, देखो यहां सही से लिखा नहीं हुआ, दृष्टि, दृष्टि, दृष्टि तो सब जानते हैं, भगवान की दया दृष्टि पड़ जाए, दृष्टि भगवान की दया दृष्टि पड़ जाए कि हमें नौकरी मिल जाए।
तो भाई भगवान की दृष्टि पड़ेगी, लेकिन जब आप भी साथ में उतनी हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, तभी वर्दी चढ़ेगी। और इस बार मेरे कई साथियों को वर्दी चढ़ने वाली है, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि मेरे सारे बच्चे इस बार बहुत अच्छे से मेहनत भी कर रहे हैं। तो दृष्टि, दया दृष्टि हो जाए आपकी। दृष्टि भी किसका पर्यायवाची हो गया, याद रखना, दया दृष्टि, दृष्टि पर्यायवाची बन जाएगा आंख का। बोलो भाई, बोलो भाई यहां तक। चक्षु, चक्षु को अभी बताया कि चक्षु जो होता है ये बहुत चर्चित नाम है, और चक्षु किसका पर्यायवाची है, आंख का। अच्छी है ना, जब छींक आती तो आछी, इसका मतलब आंख से तुरंत पानी हल्का निकल जाता, आछी है ना, होता है ना, तो वहां पर भी अच्छी किसका पर्यायवाची हो जाता है, आंख का। लेकिन पक्षी मत कर देना कि पाछी, ऐसे निकलता है क्या, नहीं। जब आपको छींक आती है तो पांच छी नहीं निकलता, आछी ऐसे निकलता है। तो अच्छी जो पर्यायवाची है वो हमारा है किसका, आंख का ही पर्यायवाची बनता है। और उसके बाद दृग, यहां देखिए ये भी गलत लिखा हुआ, जहां गलत लिखा होगा मैं बता दूंगा। दृग, दृग लोचन है ना, दृग, अरे भैया अखियां रहेगी तभी तो दृग, तभी तो आप देख पाओगे। दृग को ऐसे समझ लेना कि दृग दाग, दाग धब्बा को कैसे देखोगे, जब आंख रहेंगी तब तो देखोगे। तो दृग मतलब क्या हो गया, दृग जो दाग को देख सके, दृग मतलब आंख। इसका मतलब प्रेक्षण, प्रेक्षण देखो भाई बहुत सारे जगह प्रेक्षण किया जाता है। आप देखते होंगे रोड बन रहा है या कोई मकान बन रहा है तो उसको पहले क्या करते हैं, उसका निरीक्षण, प्रेक्षण करते हैं। तो प्रेक्षण जो होता है वो भैया आंख से ही करते हैं। क्या पैर से करते हो क्या, क्या हाथ से करते हो क्या, किससे करते हो, आंखों से ही तो निरीक्षण और परीक्षण या प्रेक्षण कर सकते हैं। बिना आंख का प्रेक्षण कर सकते हो क्या, मैंने कहा कि जा करके अपना जमीन माप करके आओ। तो कैसे, बिना आंखों से कैसे आप जा करके वहां प्रेक्षण करोगे। तो प्रेक्षण भी किसका पर्यायवाची बन जाता है मेरे भाई, आंख का ही पर्यायवाची होता है। तो आंख का पर्यायवाची अगर आपको नेत्र मिल जाए तो आप समझ जाना, नयन मिल जाए समझ में आ जाए, नयना भी किसका पर्यायवाची है, आंख का ही। लोचन और बिलोचन, भैया ये लोचा कराते हैं तो लोचन और बिलोचन किसके पर्यायवाची बनेंगे, ये भी हमारे आंख के ही पर्यायवाची बनेंगे। दया दृष्टि कर देना मेरे भाई कि दया दृष्टि, दृष्टि भी किसका पर्यायवाची बन जाएगा, आंख का हो जाएगा। चक्षु बहुत चर्चित नाम है, याद कर लेना। आक्षी, अच्छी भी किसका पर्यायवाची बनेगा, आंख का ही होगा। दृग, अगर दाग को देखना है तो दृग का होना जरूरी है, मतलब आंख का होना जरूरी है। और प्रेक्षण, भाई बिना आंख का आप प्रेक्षण तो कर नहीं सकते। तो ये आंख के बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आपके दिमाग तक लगभग पहुंच गए होंगे। आंगन, देखो भाई आंगन क्या होता है, आंगन का पर्यायवाची बहुत आसान है, शायद अभी तक आप आंगन की पर्यायवाची नहीं पढ़े होंगे। देखो आंगन कहता ना कि भाई फलाने जगह रामलीला चल रही है, फलाने प्रांगण में, है ना। तो प्रांगण का मतलब आंगन में भी क्या होता है, आंगन में भी जगह छोड़ा जाता है, उसी को तो आंगन कहते हैं। तो आंगन प्रांगण ये तो बहुत आसान है कि भाई इस प्रांगण में ये कार्यक्रम है, तो प्रांगण मतलब वहां भी तो जगह ही है। तो आंगन प्रांगण बहुत आसान है। अंगना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है ना। अंगना भी किसका पर्यायवाची है, आंगन का। तो आंगन से बन गया अंगना, बहुत आसान। प्रांगण आप बार बार सुने होंगे कि प्रांगण में आ जाइयो, तो प्रांगण भी क्या है, आंगन का ही पर्यायवाची है। अब देखो एक ठो होता है बगड़, एक ठो होता है बाखड़, है ना। कहते हैं ना कि हमारा घर, जो पुरनिया आदमी थे तो वो घर को बताते थे बखरी, कि हमार इतना लंबा चौड़ा भैया गांव में बखरी है, मतलब उतना लंबा चौड़ा एरिया में उनका घर रहता था। तो उसी को बाखड़, बखरी बाखड़ मतलब आंगन, आंगन को ही बखरी बाखड़ कहते हैं। तो बाखड़ याद रहेगा। बगड़ जो होता है अपने घर के सामने सब बाउंड्री करवा देता है। आजकल चोर उचक्के बहुत ज्यादा हो गए हैं, किसके घर में घुस करके चाटो चम्मच चुरा लें, थाली चुरा लें, है ना। आजकल यही वाले चोर हैं जिसको हम लोग कहते हैं घर चोरवा, ये छोटी छोटी चोरी करते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपका कोई बर्तन रखा है, उठा लेंगे, या फिर एक छोटी मोटी चीजें उठा लेंगे ना, तो वही उसी चीज को रोकने के लिए बगड़ मतलब बाउंड्री करा देते हैं लोग, चोरों से बचने के लिए, चोर उचक्कों से। तो बगड़ बाखड़ ये बहुत एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि आप इसको भूल जाएंगे। बगड़ बाखड़ ये दोनों आसान है। अंगना बहुत आसान है। प्रांगण आपको याद रहेगा। क्या इसकी प्रैक्टिस सेट लगा दे, मेरे साथ बताइएगा मेरे भाई, इस बार एकदम गलती नहीं होनी चाहिए, सारे लोग का जवाब आना चाहिए। चलो भाई, केवल मात्र ख लिखा हुआ है, बताइएगा
बताइएगा। ख मात्र लिखा है। मैंने आपसे कहा था आकाश का पर्यायवाची जब पढ़ा रहे थे तो आपसे कहा कि ख केवल मात्रा आ जाए तो किसका पर्यायवाची होगा। ख हम जानते हैं, गलत नहीं कर सकते, ये हमारा पर्यायवाची होगा किसका, आकाश का। बताओ भाई, अगर हम आपसे लिख दें बाखड़, क्या लिख दें, बाखड़, तो भाई बखरी वाली चीज जो होती है वो आंगन को ही कहा जाता है ना। चल रहा है कि नहीं दिमागवा में, चल रहा है कि नहीं, चलाना पड़ेगा, नौकरी पानी है, चलाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे भाई मेरे पास कोई ऐसी दवा नहीं है। अगर दवा होती तो सुबह दोपहर शाम 3 खुराक देते और अगले दिन जाकर के आपका काम बन जाता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उस तरह के हम रोगी को देखते नहीं है, केवल पढ़ाने का काम करते हैं। बाखड़, बाखड़ अगर लिखा हुआ है इसका मतलब बकरी से संबंधित, मतलब आंगन का ही पर्यायवाची होगा। यहां तक क्लियर है। चलो भाई, अगर आ गया लोचन, कौन करा रहा था लोचन, कौन करा रहा था लोचा, लोचन, लोचन किसका पर्यायवाची होगा, जरा दिमाग लगाइएगा। लोचा कहां से होता है, इन आंखों से होता है। लोचन विलोचन दो ऐसे हैं जो केवल लोचा कराते हैं, और वो कौन कराता है, आंख कराता है। क्या आपको याद रहेगा, बहुत बढ़िया, सारे लोगों का जवाब बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलिए भाई, आगे अगर लिखा हुआ है प्रांगण, है ना, प्रांगण में आना भाई, वहीं पर रामलीला देख रहे हैं, वहीं पर मुलाकात होगी और वहीं पर मूंगफली खाया जाएगा, इसी प्रांगण में आना। प्रांगण मतलब क्या, आंगन को ही तो कहेंगे, अंगना को ही तो कहेंगे, प्रांगण कहेंगे तो कहेंगे किसको, क्या यह कह देंगे कि नहीं ये आंख का पर्यायवाची है, नहीं मेरे भाई, प्रांगण तो होगा आंगन का पर्यायवाची। बहुत बढ़िया। अगर आपसे लिखा हुआ कहीं आ जाए चक्षु, चक्षु, है ना, चाकू वाकू कैसे चलाते हो, जब आंख रहेगी तभी ना, तो चक्षु, चक्षु कौन होता है, चक्षु किसका पर्यायवाची होता है, आंख का ही होता है। इसी साथ जोड़ लो, अगर आ जाए आपके साथ अच्छी, क्या आ जाए, आक्षी, कहां से मैटर है, आक्षी, अच्छी, आंख का पर्यायवाची बन जाएगा मेरे भाई, ये भी एकदम क्लियर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्योम, क्या पूछ लिया जाए, व्योम, ओम, व्योम, है ना, आसमान में गूंज रहा है व्योम, इसका मतलब ये किसका पर्यायवाची होगा मेरे भाई, आकाश का। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया। मेरे साथ आप कमेंट कर ले जा रहे हैं, इसका मतलब जरूर आपका वो शब्द आपके दिमाग में चल रहा है मेरे भाई, बहुत खुशी है। अगर आपसे कहीं लिख दिया जाए दृष्टि, है ना, दृष्टि, दया दृष्टि कर देना मेरे भाई, दया दृष्टि कर देना, किसका पर्यायवाची होगा, अपनी आंखों के इशारे से दया दृष्टि कर देना, दृष्टि भी किसका पर्यायवाची बन जाएगा, आंख का। बहुत अच्छा। अगर आपसे पूछ लिया जाए शून्य, क्या पूछ लिया जाए, शून्य किसका पर्यायवाची है, तो कौन गलती करेगा, कोई गलती कर सकता है क्या, आसमान के सामने हम लोगों की अहमियत क्या है, बिल्कुल शून्य है, आसमान आकाश का पर्यायवाची होगा। बोलो मेरे साथ कि ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है, नहीं चल रही हैं। तारामंडल पूछ लें आपसे, तारा कहां होते हैं, तारामंडल कहां पाए जाते हैं, आसमान में होते हैं, आकाश का पर्यायवाची ये भी बनेगा। अगर आप यहां जवाब आप दे रहे हो, आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं, मैं 100% बार बार कह रहा हूं कि जब ऑप्शनल आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, आप बिल्कुल नहीं गलत करेंगे। जो बच्चे इतना दिमाग चला देंगे उनको बार बार पर्यायवाची पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हर एग्जाम में आपका काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, सारे लोगों को क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। आज आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला और हमारी क्लास अब डेली 8:30 बजे ही चलेगी। आज हमको लगता है लगभग 20 पर्यायवाची के आसपास हम लोग पढ़े होंगे, 15 से 20 के आसपास। धीरे धीरे पहली क्लास में कम पढ़ाए थे, आज थोड़ा बढ़ाए हैं। हर दिन हमारी क्लास 8:30 PM से 9:30 PM में चलेगी। रात में ठंडी का मौसम है, बिस्तर में आराम से रह के आप चीजों को पढ़ते रहिए, समझते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अच्छा लगे तो जरूर एक दूसरे को शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे फिर 8:30 बजे। डेली क्लास हमारी मिलती रहेगी, बाकी क्लासेस भी बहुत जल्दी अपडेट होने वाली हैं। जो आप जुड़े रहेंगे मैं आपको सारा शेड्यूल बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि।